प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आज आपको बीए सेकेंड ईयर सामाजिक विचारकों में कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स के विचारों में एक है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा ऑगस्टिन थोरे से ली थी, किंतु इसकी पूर्ण विवेचना मार्क्स ने की। मार्क्स से मानते हैं कि इतिहास के प्रत्येक युग और प्रत्येक समाज में सदैव दो विरोधी वर्ग रहे हैं, शोषक और शोषित वर्ग, और ये दोनों वर्ग परस्पर संघर्षरत रहे हैं। इनके संघर्ष से ही समाज के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती रही है और समाज का एक युग या अवस्था समाप्त होकर उसका स्थान दूसरा युग या अवस्था लेती है। प्रत्येक समाज में व्यक्तियों के हितों में परस्पर विरोध पाया जाता है। अन्य शब्दों में समाज में विभिन्न वर्ग होते हैं और उनके अपने अपने हित होते हैं, जिन्हें लेकर उनमें विरोध और संघर्ष पाया जाता है। वे कौन से हित हैं जिन्हें लेकर समाज में विभिन्न वर्ग परस्पर संघर्ष करते हैं? इसका उत्तर देते हुए मार्क्स कहते हैं कि वे हित जो उत्पादन के साधन और उन पर स्वामित्व के हैं। अन्य शब्दों में आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए समाज के वर्गों में संघर्ष पाया जाता है। मार्क्स कहते हैं कि जब शोषक वर्ग की शोषण नीति असहनीय हो जाती है और उत्पीड़न बढ़ जाता है तो दोनों वर्गों में संघर्ष स्पष्ट हो जाता है। मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, कुलीन वर्ग तथा सामान्य जनता, सामंत तथा अर्धदास, किसान, श्रेणीपति तथा दस्तकार, एक शब्द में शोषक तथा शोषित सदा एक दूसरे के विरोधी होकर कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष किंतु अनवरत युद्ध करते रहे हैं। इस संघर्ष का अंत हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में या संघर्षरत व्यक्तियों के सर्वनाश में हुआ है। इस कथन से स्पष्ट है कि मार्क्स सभी समाजों में वर्ग और वर्ग संघर्ष को एक ऐतिहासिक सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मार्क्स की वर्ग संघर्ष की अवधारणा अपने समय की इंग्लैंड की परिस्थितियों पर आधारित है। मार्क्स के समय में इंग्लैंड के कारखानों में भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा था। पूंजीपति अधिक धनी होते जा रहे थे और निर्धन लोगों में निर्धनता बढ़ती जा रही थी। पूंजीपति श्रमिकों का खूब शोषण कर रहे थे। पूंजीपतियों का राजनीतिक और सरकार से भी पूर्ण प्रभुत्व था। वे अपने हितों की रक्षा से संबंधित कानून बनवा रहे थे तथा सरकार को अपने इशारों पर चलाकर सर्वहारा वर्ग का शोषण कर रहे थे। इस शोषण को देखकर ही मार्क्स पूंजीवाद व्यवस्था के कट्टर शत्रु बन गए और वे साम्यवाद के पक्षधर बने। संघर्ष, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग का अर्थ। सबसे पहले हम इसके अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पर मार्क्स इतिहास को राजा महाराजाओं और युद्धों की कहानी नहीं मानते, वरन वह इसे आर्थिक वर्गों और उसके संघर्ष की कहानी मानते हैं। इसके लिए वर्ग संघर्ष इतिहास को समझने की कुंजी है। मानव इतिहास का सही अध्ययन आर्थिक इतिहास का अध्ययन है। आर्थिक हितों के आधार पर ही वर्गों का निर्माण और पतन होता है। वर्ग संघर्ष से ही समाज के विकास का क्रम जुड़ा हुआ है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अवधारणा में संघर्ष तथा पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग की अवधारणाएं महत्वपूर्ण है। अतः पहले हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। संघर्ष का तात्पर्य निरंतर युद्ध में रहने से नहीं है। इसका तात्पर्य है कि समाज में एक वर्ग ऐसा अवश्य होता है जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से वह असंतुष्ट रहता है और इस असंतोष को वह हड़ताल तथा असहयोग आदि कई रूपों में प्रकट करता है। जब यह असंतोष असहनीय हो जाता है तो वह क्रांति का रूप ले लेता है, जिससे शोषक वर्ग पराजित होता है और शोषित वर्ग की विजय होती है। अब हम चर्चा करेंगे पूंजीपति पर। पूंजीपति वह व्यक्ति होता है जिसका उत्पादन के साधनों जैसे कि भूमि, कल कारखाने, कच्चा माल, पूंजी और कार्य पर स्वामित्व होता है। यह वर्ग समाज का शक्तिशाली और ऐश्वर्य संपन्न वर्ग होता है। उत्पादन, कीमत, वितरण, क्रय विक्रय पर इसके पास निर्णायक शक्ति होती है। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए यह श्रमिक और उसके परिवार का शोषण करता है। यह वर्ग अतिरिक्त मूल्य को हड़पने वाला परोपजीवी होता है, जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं वरन अपने लाभ के लिए उत्पादन करता है। सर्वहारा वर्ग, यह वर्ग उद्योगों में श्रम कर अपनी आजीविका कमाता है। इसके पास उत्पादन के अपने साधन नहीं होते, वरन पूंजीपतियों को अपना श्रम बेचकर ही यह जीवन यापन करता है। यह वर्ग पूंजीपति वर्ग, जिसे मार्क्स
बुर्जुआ वर्ग कहता है कि दया पर निर्भर करता है, यह अपनी मजदूरी स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता, वरन बुर्जुआ की इच्छा और बाजार मूल्य से ही यह तय होती है। यह अपनी पसंद का जीवन भी व्यतीत कर सकता है। पूंजीपति युग में वर्ग संघर्ष की तीव्रता। आधुनिक पूंजीवादी समाज की उत्पत्ति सामंतवादी समाज के ध्वंस पर हुई है। इस युग में वर्ग संघर्ष बहुत ही स्पष्ट और तीव्र हो गया है। पूंजीपति व्यवस्था में उत्पादन फैक्ट्री प्रणाली द्वारा होता है तथा उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। द्वंद्ववाद के सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी समाज में भी दो वर्ग उत्पन्न हुए, एक बुर्जुआ तथा दूसरा सर्वहारा। दोनों वर्गों को अर्थात पूंजीपति और श्रमिक वर्ग को एक दूसरे की आवश्यकता है। श्रमिकों के अभाव में पूंजीपतियों के कारखाने बेकार पड़े रह जाएंगे और यदि पूंजीपति श्रमिकों को कारखाने में काम न दे तो वे भूखे मर जाएंगे। दोनों वर्ग एक दूसरे के पूरक होते हुए भी अपने अपने हितों को लेकर परस्पर संघर्षरत रहते हैं। पूंजीपति उत्पादन के यंत्रों का स्वामी होने से हित श्रमिक जीवियों का कार्य की शर्तें लगाता है। वह अपने लाभ के लिए उत्पादन करता है और अपने लाभ को बढ़ाने के लिए ही श्रमिकों का शोषण करता है। वह श्रमिकों के कार्य के घंटे बढ़ा देता है, उन्हें कम मजदूरी देता है। मार्क्स इसे पूंजीपतियों के हाथों में दमन और अत्याचार का यंत्र कहते हैं। दूसरी ओर इस अवस्था में श्रमिकों की बड़ी दयनीय स्थिति होती है। यदि श्रमिक वर्ग पूंजीपति द्वारा लगाई गई शर्तों को स्वीकार करता है तो उसे तथा उसके परिवार को भुखमरी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। मार्क्स कहता है कि दोनों वर्गों को एक दूसरे की आवश्यकता होते हुए भी अपने अपने हितों को लेकर दोनों में परस्पर संघर्ष होता है। पूंजीपति सदा ही अपने लाभ को अधिकाधिक बढ़ाना चाहता है और ऐसा करने के लिए वह श्रमिकों के हितों की तिलांजलि दे देता है, उनका शोषण करता है। दूसरी ओर श्रमिक वर्ग अपनी दशा सुधारने के लिए, अच्छा वेतन प्राप्त करने के लिए और काम के घंटे कम करने के लिए पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति की गर्जना करते हैं। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का विनाश अवश्य संभावी है, क्योंकि स्वयं पूंजीवाद में ही अपने विनाश के बीज मौजूद है। मार्क्स कहता है कि जिन शस्त्रों से बुर्जुआओं ने सामंतवाद का अंत किया, वे ही शस्त्र अब संपत्तिशाली वर्ग के विरुद्ध प्रेरित हो रहे हैं। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की प्रकृति ही ऐसी है कि वह अपनी कब्र स्वयं खोदता है। पूंजीवाद के विनाश के कारण। वर्ग संघर्ष के आधार पर मार्क्स यह कहता है कि पूंजीवाद की प्रकृति आत्मनाशी है। लाभ की प्रवृत्ति, अतिरिक्त मूल्य को हड़प जाना, पूंजी का केंद्रीयकरण, श्रमिकों में बढ़ती हुई बेरोजगारी एवं निर्धनता, श्रमिकों का शोषण, पूंजीपतियों द्वारा श्रमिक के प्रति अन्याय तथा अत्याचारपूर्ण व्यवहार, मांग से अधिक पूर्ति, अधिक उत्पादन, बाजार का माल से पट जाना, आर्थिक संकट, यातायात और संचार के साधनों का विकास, श्रमिक वर्ग में चेतना और सहयोग की भावना उत्पन्न होना आदि, ये सभी कुछ ऐसे कारक हैं जो मिलकर पूंजीवाद की कब्र तैयार करते हैं। हम यहाँ उन कारकों का संक्षेप में उल्लेख करेंगे जो पूंजीवाद के विनाश तथा पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष की तीव्रता के लिए उत्तरदायी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन समाज के हित और उपभोग को दृष्टि में रखकर नहीं किया जाता, वरन व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। परिणाम स्वरूप समाज की मांग और उत्पादन में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता और पूंजीपति सिर्फ अपने लाभ के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहता है। विशाल उत्पादन, एकाधिकार एवं पूंजी का संचय। पूंजीवादी व्यवस्था में फैक्ट्री प्रणाली द्वारा तीव्र गति से और बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, जिस पर थोड़े से पूंजीपतियों का एकाधिकार होता है। अतः उनके हाथों में पूंजी का केंद्रीकरण और एकाधिकार होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। बड़े पूंजीपतियों द्वारा छोटे एवं मध्यम वर्गीय पूंजीपतियों की संपत्ति का हरण आरंभ हो जाता है। चूंकि छोटे छोटे और मध्यम वर्गीय पूंजीपतियों द्वारा उत्पादित वस्तुएं बाजार में बड़े पूंजीपतियों द्वारा उत्पादित सस्ती वस्तुओं की प्रतिद्वंद्विता में टिक नहीं सकती है, इसलिए उन्हें अपनी मिले हुए कारखाने बंद करने पड़ते हैं तथा उत्पादन कार्य बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में केंद्रित हो जाता है। ये छोटे और मध्यम वर्गीय पूंजीपति भी श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं और श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। मार्क्स कहता है कि जो पूंजीपति पूंजी का संचय करने में असफल रहते हैं, वे सर्वहारा वर्ग में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार पूंजीपति वर्ग अपने विनाश के लिए स्वयं श्रमजीवी वर्ग को बलशाली बनाता है। आर्थिक संकटों एवं श्रमिकों के कष्टों में वृद्धि। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली समय समय पर अनेक आर्थिक संकटों तथा श्रमिकों के कष्ट में वृद्धि करती है। पूंजीपतियों के हाथों में धन का संचय होने से श्रमिकों की गरीबी में वृद्धि होती है।
उनका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, उनकी स्थिति यंत्र में उपकरण जैसी हो जाती है और वह वस्तुमात्र बनकर रह जाते हैं। इस व्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ती जाती है, मजदूरी की दर कम होती जाती है, श्रमिकों का दमन और शोषण बढ़ता जाता है। इस व्यवस्था में उत्पादन श्रमिक वर्ग की क्रय शक्ति से अधिक होता है। बाजार में माल तो खूब होता है, लेकिन उसे खरीदने के लिए श्रमिकों के पास पैसे नहीं होते हैं। बाजार में माल भर जाता है, किंतु खरीद के अभाव में पूंजीपतियों को कारखाने बंद करने पड़ते हैं अथवा बने हुए माल को नष्ट करके कृत्रिम कमी पैदा करनी पड़ती है। इस तरह अस्थायी आर्थिक संकट जन्म लेता है। पूंजीवाद की इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण श्रमिक वर्ग एवं सामान्य जनता में घोर असंतोष व्याप्त हो जाता है और अंत में वह समय आ जाता है जब श्रमिकों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों को तोड़ने के कुछ भी शेष नहीं रहता। अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपतियों द्वारा हड़प लेना। पूंजीवाद में उत्पादन सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं वरन व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। अतः पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य को अपने पास रख लेता है, जबकि न्याय की दृष्टि से यह मूल्य श्रमिकों को मिलना चाहिए। अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य है जो श्रमिक द्वारा उत्पादित माल की वास्तविक कीमत और उस वस्तु की बाजार की कीमत का अंतर होता है। पूंजीपति यह अंतर श्रमिकों से छीनकर स्वयं हड़प जाता है और उनका शोषण करता है। व्यक्तिगत तत्व की समाप्ति। पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था में श्रमिक का व्यक्तिगत चरित्र समाप्त हो जाता है और इस प्रकार से उसका यंत्रीकरण हो जाता है। इस प्रणाली में श्रमिक स्वाभिमान खोकर यंत्रों का केवल दास मात्र बन जाता है और अपनी सृजनात्मक शक्ति को भी हानि पहुंचाता है। अपनी इस पतनावस्था में अंततः श्रमिक वर्ग में चेतना का उदय होता है और वह पूंजीवाद के विनाश हेतु कटिबद्ध हो जाता है। श्रमिकों में एकता का उदय एवं वर्ग चेतना का विकास। पूंजीवादी व्यवस्था में बड़े बड़े कारखाने एक स्थान पर केंद्रित हो जाते हैं। उद्योगों का स्थानीयकरण श्रमजीवियों के संघर्ष के लिए वरदान सिद्ध होता है। असंतुष्ट श्रमिक परस्पर मिलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा करते हैं तथा उनमें संगठन, अनुशासन और सहयोग की भावना पैदा होती है। जो संघर्ष पहले वे व्यक्तिगत स्तर पर कर रहे थे, अब वे स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने लगते हैं। उद्योगों का केंद्रीकरण श्रम संगठनों का जन्म देता है। संगठित श्रमिक पहले हड़ताल द्वारा सामाजिक जीवन को ठप करने की कोशिश करते हैं और बाद में क्रांति द्वारा पूंजीवाद को उखाड़कर उसके स्थान पर साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करते हैं। मार्क्स ने क्रांति की रणनीति का विस्तार से उल्लेख नहीं किया है, फिर भी शक्ति और हिंसा इसके मुख्य आधार हैं। जैसा कि मार्क्स ने कहा है कि बल एक नए समाज को अपने गर्भ में धारण करने वाले प्रत्येक पुराने समाज की दाई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन का जन्मदाता। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की खोज की जाती है। इसमें यातायात और संचार के साधनों का तीव्र विकास किया जाता है। यातायात और संचार के साधनों में वृद्धि का एक परिणाम यह होता है कि विभिन्न राष्ट्रों के श्रमिक समीप आते हैं, संगठित होते हैं। जो संघर्ष पहले राष्ट्रीय स्तर तक सीमित था, वह अब अंतर्राष्ट्रीय बन जाता है और तब श्रमिक इसे नारे को बुलंद करते हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। उनके उद्देश्यों की पूर्ति वर्तमान समाज व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था को बलपूर्वक खत्म करके ही हो सकती है। कम्युनिस्ट क्रांति के डर से शासक वर्ग को कांपने दो। मजदूरों के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवाय कुछ नहीं है, किंतु जीतने के लिए उनके सामने सारी दुनिया है। मार्क्स का यह विश्वास था कि विश्व के सभी श्रमिक मिलकर पूंजीवाद के विरुद्ध एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय क्रांति का श्री गणेश करेंगे जो पूंजीवाद की जड़ें खोखली करके समाजवाद की स्थापना करेगा। ये सभी उपयुक्त कारणों से पूंजीवाद स्वतः अपने विनाश की ओर बढ़ता जाता है। मार्क्स कहते हैं कि बुर्जुआ एवं स्वयं सरवारा वर्ग को उनसे लड़ने के यंत्र प्रदान करता है। श्रमजीवी वर्ग की क्रांति के बाद श्रमजीवी वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाएगा, जिसमें सैन्य पूंजीवादी वर्ग के अंतिम अंश की समाप्त कर दिए जाएंगे और उसके पश्चात एक वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना होगी। पूंजीवाद के विनाश के लिए श्रमिक वर्ग किस प्रकार तैयार होगा और किस प्रकार समाजवाद की स्थापना होगी, इसका उल्लेख कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में किया गया है। संक्षेप में हम यहाँ मार्क्स द्वारा बताए गए उस कार्यक्रम का उल्लेख करेंगे जिसके द्वारा वह साम्यवाद की स्थापना करना चाहता था। साम्यवादी दल का कार्यक्रम। मार्क्स भाग्यवादी नहीं है, वे कार्य में विश्वास करते हैं। उनका समाजवाद एक रचनात्मक कार्यक्रम है। साम्यवाद के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मार्क्स ने एक सुचिंतित और विवेकपूर्ण कार्यक्रम बताया है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा हमें साम्यवादी दल के घोषणा पत्र में मिलती है।
पहला है श्रम संगठनों का निर्माण। साम्यवादी घोषणा पत्र में श्रमिकों को सर्वप्रथम प्रजातंत्र की लड़ाई जीतने के लिए कहा गया है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए श्रमिकों को अपने आप को एक संगठित वर्ग के रूप में गठित कर होने के लिए कहा गया है, जिसके द्वारा वे अपने को एक शासक वर्ग के रूप में प्रतिष्ठित कर सकें। इसके लिए उन्हें राष्ट्र में राजनीतिक दलों का निर्माण करना चाहिए और राष्ट्रीय संसद में बहुमत प्राप्त करना चाहिए, और यदि ऐसा संभव न हो तो हिंसा द्वारा सत्ता ग्रहण कर लेनी चाहिए। शक्ति और हिंसा का प्रयोग। मार्क्स ने क्रांति की नीति की विस्तृत व्याख्या नहीं की, फिर भी इसमें शक्ति और हिंसा का बोलबाला होगा, क्योंकि पूंजीपति शासक वर्ग शांति और स्वेच्छा से कभी भी सत्ता को नहीं छोड़ेगा। अतः मजदूर वर्ग को सत्ता में आने के लिए हत्या, हिंसा और शक्ति का प्रयोग करना होगा। गृह युद्ध के द्वारा सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग से उत्पादन के यंत्रों को छीन लेगा। इस प्रकार मार्क्स नए समाज के जन्म के लिए बल प्रयोग आवश्यक मानते हैं। मार्क्स कहते हैं कि क्रांति ही परिवर्तन का एकमात्र साधन नहीं है। जिन देशों में प्रजातांत्रिक संस्थाएं परिपक्व हैं, जैसे कि इंग्लैंड और अमेरिका, वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से भी परिवर्तन संभव है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायक वर्ग द्वारा समाजवादी वर्ग की स्थापना। समाजवादी कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिक वर्ग की तानाशाही या अधिनायकवाद की स्थापना हो जाएगी। चुनाव या अन्य संवैधानिक साधनों द्वारा, हिंसा और क्रांति द्वारा श्रमिक वर्ग राजनीतिक सत्ता पर अपना नियंत्रण कायम करके अपनी स्थिति को सुरक्षित बनाएगा, और उसके बाद वह समाजवादी कार्यक्रम को अपनाएगा, जिसमें उत्पादन के सभी यंत्रों का समाजीकरण होगा। समाज में शोषक व शोषित नहीं रहेंगे और संघर्ष का स्थान सहयोग ले लेगा। किंतु यह सब एक दिन में नहीं होगा। बुर्जुआ आदतें और स्वभाव शताब्दियों की उपज है, अतः उसे एक दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता। सारी पूंजीवादी संस्कृति को जीवन के नवीन ढंग में बदलना होगा। इसलिए संक्रांतिकालीन स्थिति में पूंजीवादी संस्कृति के अंतिम अवशेषों को समाप्त किया जाएगा, और इसके लिए श्रमिक वर्ग राज्य की शक्ति का उपयोग करेगा, क्योंकि पूंजीवाद के अवशेष अवसर मिलने पर प्रतिक्रांति कर सकते हैं। अब हम मार्क्स के सिद्धांत की जो आलोचना की गई है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का जितना प्रबल समर्थन किया, आलोचकों ने उसकी उतनी ही धज्जियां उड़ाई। अब इस सिद्धांत की जो आलोचना है उस पर हम चर्चा करेंगे। सामाजिक जीवन में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग अधिक होता है। मार्क्स सामाजिक जीवन में संघर्ष को अधिक महत्व देते हैं, जबकि सहयोग से ही सामाजिक जीवन चलता है। सहयोग के अभाव में मानव जीवन कभी का समाप्त हो चुका होता। यदि मालिक और मजदूर परस्पर सहयोग न करें तो उत्पादन संभव नहीं है। यहाँ तक कि संघर्ष के लिए भी दोनों विरोधियों का सहयोग आवश्यक है। अतः सहयोग ही मूल है, न कि संघर्ष। समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं हैं। मार्क्स ने केवल दो ही वर्गों की कल्पना की है, जबकि समाज में एक तीसरा वर्ग भी है, जिसे हम मध्यम वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, जिसमें हम प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, टेक्नीशियन आदि को गिनते हैं, जिन्होंने समाज के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभाई है। मार्क्स ने इस वर्ग का उल्लेख न करने की भारी भूल की है। सोरोकिन कहते हैं कि मार्क्स ने जिन दो वर्गों की चर्चा की है उनकी कहीं कोई स्पष्ट परिभाषा भी नहीं है। फ्रांसीसी श्रमिक संघवादी सोरल ने तो मार्क्स द्वारा वर्णित वर्गों को एक अमूर्त कल्पना माना है। सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक नहीं है। मार्क्स ने सामाजिक और आर्थिक वर्गों को एक ही मान लेने की त्रुटि की है। समाजशास्त्री आर्थिक आधार के अतिरिक्त धर्म, शिक्षा, आयु, योग्यता आदि के आधार पर समाज में वर्ग विभाजन करते हैं। मार्क्स दोनों वर्गों को एक ही मानकर अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता था। क्रांति श्रमिक वर्ग नहीं, बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा संभव। मार्क्स का मत है कि श्रमिक वर्ग क्रांति द्वारा समाज को बदल डालेगा, किंतु इतिहास यह बताता है कि सभी क्रांतियों के सूत्रधार बुद्धिजीवी लोग ही रहे हैं। इस बात को लेनिन ने भी स्वीकार किया है। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। मार्क्स का यह मत भी दोषपूर्ण है कि अब तक का समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध दो वर्गों के बीच नहीं अपितु दो विरोधी राष्ट्रों के बीच हुए थे। इसी प्रकार से लोगों में वर्ग भावना के स्थान पर राष्ट्रीय भावना के आधार पर विरोध पाया जाता है। मार्क्स द्वारा चित्रित वर्ग संघर्ष के परिणाम सत्य सिद्ध नहीं। मार्क्स ने बताया कि वर्ग संघर्ष के कारण पूंजीवाद समाप्त होगा और साम्यवाद आएगा। उसने पूंजीवाद के सुधार की कल्पना नहीं की, किंतु इंग्लैंड, अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों के श्रमिकों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। वहाँ श्रमिक वर्ग की समृद्धि में वृद्धि हुई है, उन्हें अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई हैं।
उससे उनका असंतोष दूर हुआ है। ऐसा करके पूंजीपतियों ने श्रमिकों का समर्थन प्राप्त किया है। मार्क्स साम्यवादी राष्ट्रों को श्रमिकों के स्वर्ग मानते हैं तथा वे साम्यवाद को ऐसी व्यवस्था मानते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार तथा प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार वाला सिद्धांत लागू होगा। किंतु मार्क्सवाद का साम्यवाद व्यवहारिक धरातल पर सफल नहीं रहा है। जिन देशों में साम्यवादी शासन स्थापित हुए उनमें से अधिकांश देश, विशेष रूप से पूर्वी यूरोप के देश एवं रूस में, साम्यवादी शासन की दीवारें 1989-90 में ढह गई तथा प्रजातंत्र का श्री गणेश हुआ। इन सभी कमियों के बावजूद भी मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत ने सर्वहारा वर्ग को उस दासता से मुक्ति पाने का उपाय बताया जिससे अभी तक वह शोषित वर्गों का उत्पीड़न होता रहा था। वर्ग संघर्ष की धारणा का मूल्यांकन करते हुए हंट लिखते हैं कि मार्क्स का यह विचार है कि मनुष्यों के समस्त झगड़े वर्ग संघर्ष से उत्पन्न होते हैं। यद्यपि आम लोगों को यह विश्वास दिलाने में कि उनका दुर्भाग्य पूंजीवादी व्यवस्थाओं के कारण है जो सर्वहारा वर्ग की विजय के साथ ही समाप्त हो जाएगा, युक्ति महत्व रखता है, किंतु एक वैज्ञानिक धारणा के रूप में मिथ्या है। तो बच्चों, आज हमने कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत विस्तार से समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।